बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ हों या उनके चचा शहबाज शरीफ, दोनों को हुकूमत में बिठा तो दिया गया है, लेकिन अब दोनों को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करनी किस तरह है, हुकूमत चलानी किस तरह से है। इसलिए अखाड़ पिछाड़ की जा रही है। समझ नहीं आ रही कि अपनी नाकामियों का मलबा किस पर डाला जाए। तो लिहाजा अब बड़े बड़े अहदेदारों को इधर से उधर किया जा रहा है। और इस तरह शहबाज शरीफ साहब को आदत थी कि जी वो उंगली हिलाकर उसको मुअत्तल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब वो कोशिश कर रहे हैं झुंझलाहट में कि शायद इस तरह से कुछ लोगों को आगे पीछे करके कोई मामला चलाए जा सकें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब हुआ यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ अहम लोगों को अपने ओहदों से हटा दिया है, और उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा की प्रोजेक्शन ठीक नहीं हो रही थी, उनको सही तरह से पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, और लोगों की नज़रों में उनका इमेज बेहतर नहीं हो रहा था, उल्टा ख़राब हो रहा था। तो लिहाजा कसूरवार कौन है जी? ये अफसरान हैं। 2 अफसरान हैं जिनको ओहदों से हटाया गया है। अब उसमें फिर मसाइल आ रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा, जो मैंने अपने ज़राए से कंफर्म की हैं चीज़ें, वो आपके सामने रखूंगा। हमारे ज़राए जो हमें बता रहे हैं वो बहुत ही अहम चीज़ें हैं, वो सिर्फ इनके हटाने तक नहीं है, खेल कहीं और भी चल रहा है। बहुत दिलचस्प एक और ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है, बहुत ही अहम ज़राए हैं, कि 2 साल पहले ये रजीम चेंज हुआ तो कुछ लोग इधर से उधर हो गए थे, खामोशी हो गई थी, वो सब कुछ। अब वो चीज़ें दोबारा से वापस आ रही हैं और अब कन्फ्यूजन का माहौल है। आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या करना है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये हुकूमत सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, यानी जिस उम्मीद के साथ इनको लाया गया था वो मामला नहीं है, और बड़े ताकतवर लोग भी इनसे खुश नहीं हैं, इनको लाने वाले भी इनसे खुश नहीं हैं, और जिनकी सपोर्ट के बगैर ये लोग चल नहीं सकते, जो एडमिट करते हैं, ये खुद मानते हैं कि जी उनके बगैर तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। शहबाज शरीफ जिस तरह कह चुके हैं ना कि जी बैगर्स कांट बी चूजर्स, और जिनके आगे ये हाथ फैलाते हैं, फ़कीर बनते हैं, उनकी तरफ से क्या बात की गई है वो बड़ी इनके लिए कम से कम परेशान होना। कोई और होता तो शायद सह जाता, लेकिन ये किस तरह से सहेंगे ये बात कि जी अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें मौजूदा हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है कि जी आप तो किसी भी चीज़ पर पूरा नहीं उतरे, किसी भी म्यार पर पूरा नहीं उतरे। इसके अलावा अब जो ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं उसमें भी बड़ी मिसमैनेजमेंट भी हुई है, और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि जी हम आपको बता रहे हैं माहिदों से बाज रहें। तो ये तो ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि जी हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका के, तो अब वो वेंटिलेटर कहीं हटा ना दे, क्योंकि उन्होंने वो खींचना तो शुरू कर दिया है। तो ये सारे मामलात हैं। पहली चीज़ ये जनाब कि मरीम नवाज़ साहिबा ने हटा दिया है सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल गिलानी को, और इसके अलावा DGPR रुबीना साहिबा को भी। अब वजह क्या है कि जी मरीम साहिबा का इमेज ठीक नहीं जा रहा था। इसमें भावल नगर सानिया जिस तरह हुआ उसको ये सही तरह मैनेज नहीं कर सके। कभी कहा जा रहा है जी वो कि मरीम साहिबा मरी गई हैं, तो वो मैकडॉनल्ड के किस तरह से वो दिखा दिया आपने बर्गर शर्गर, उसका तो पाकिस्तानी अवाम ने बायकॉट किया हुआ है वो इसराइल के मामले पर। तो सही तरह तस्वीर जारी नहीं हो रही थी, सही तरह मरीम साहिबा को प्रोजेक्शन नहीं मिल रही थी। अब ये मामला है, तो दोनों को हटा दिया है। अब बेसिकली जो इत्तलात का डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी इत्तलात, उसके अंडर आप देखें इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, उसके अंदर कल्चर भी आ रहा है, सारा कुछ उसके अंडर आता है। और DGPR जो हैं वो बाकायदा पब्लिकेशन को देख रहे होते हैं वहाँ के लोग, तो रुबीना साहिबा वहाँ पर थी, तो दोनों को हटा दिया गया है। अच्छा, अब जिनको लाया जा रहा है उसके बारे में मेरे ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो खुश नहीं हैं, और चीफ सेक्रेटरी को ये हटा नहीं सकते, तो क्योंकि वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हलकों के करीब हैं, तो लिहाजा ये मसला चल रहा है। अभी आप एक मिसाल देख लीजिए, एक मिसाल, और ये आपने ज़रूर नोट करना है। आप देखिए कि महकमे वाले क्या करें कि आप करोड़ों अरबों रुपए का बजट लगा दें, आप जितनी मर्जी तस्वीरें नवाज शरीफ साहब की लगा दें आटे के थैलों पर, जितना मर्जी पैसा लगा दें आपके जी ये पोज होगा वो पोज होगा, अखबार में जितने मर्जी इश्तिहार दे दें मरीम नवाज साहिबा के, जितना मर्जी उनको दिखा दें कि कमाल कर दिया, ये तनूरों पर छापे, कभी स्कूलों में छापे, कभी घरों के अंदर तक जा रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, जो मर्जी कर लें, एक तस्वीर उड़ा कर रख देती है, एक वीडियो क्लिप उड़ा कर रख देता है। अब आप देखिए कि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर फुटपाथ के मनाजिर हैं कि जहां दिल के मरीजों को ड्रिप्स लगी हुई हैं, फुटपाथ पर लोग बैठे हुए हैं, दिल के मरीज हैं, और ये पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल माना जाता है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दिल का सबसे बड़ा अस्पताल। वहां पर यह हालत है कि जी दिल के मरीज बाहर फुटपाथ पर लेटे हैं, बैठे हैं, व्हील चेयर पर उनको ड्रिपें लग रही हैं, और उनके लवाकिन वहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए
اب آپ کروڑوں روپیہ لگائیں، افسر ادھر سے ادھر کریں، جو مرضی کر لیں، حقیقت نہیں آپ بدل سکتے۔ یہ جو ایک منظر ہے، جو ایک تصویر ہے، یہ ان سب پر بھاری ہے۔ تو مریم صاحبہ جو مرضی کرتی رہیں کہ جی میرا امیج ایسے ہو جائے وہ جائے، حقیقت نہیں بدل سکتے۔ اب یہ جو الیکشن جس طرح سے رگ ہوئے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، جتنا مرضی پیسہ لگا دیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ آپ اس کو درست تو نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے دکھائیں گے کہ جناب ہاں جی بڑے صحیح الیکشنز کروائے ہیں؟ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کا سن لیجئے، ان سے معاملات نہیں ہینڈل ہو رہے۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ نے 24 ارب روپے عیاشیوں میں لگا دیے ہیں، آپ 4 اضافی تنخواہیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی تنخواہیں پہلے ہی زیادہ ہیں پرائم منسٹر آفس کے، اس لیے کہ وہ خوشامد کرتے رہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں، تاکہ جناب وہی سب کو نوازو، سب میں پیسہ بانٹو، جتنے پارلیمنٹرین ان میں پیسہ بانٹتے رہو، اپنے اتحادیوں میں پیسہ بانٹتے رہو، وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں گے۔ تو وہی کام انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ اور سرکاری افسروں کو نوازنے کے چکر میں 24 ارب روپیہ، اور اب جناب وہ بڑے گھر آئی ایم ایف سے آ گیا پوچھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ سے چونکہ رقم نہیں اکٹھی ہو رہی تو ایف بی آر میں جناب تبدیلیاں کر دو۔ اب ایک طرف ایف بی آر نے گریڈ 21 کے افسر یوسف حیدر شیخ کو معطل کر دیا ہے، تو وہاں پر معطلیاں، افسر بدل دو، یہ کر دو وہ کر دو، 2 افسر یہاں پنجاب سے اڑا دو۔ حکومت تمام اخراجات ادھار لے کر پورا کر رہی ہے، احسن اقبال۔ یہ جناب آپ یہ دیکھیں، وزیر صاحب فرما رہے ہیں سارے جو اخراجات ہیں ادھار لے کر پورا کر رہے ہیں، لیکن 24 ارب روپیہ ہمیں ایسے بانٹنے کے لیے ہمارے پاس ہے، اربوں روپیہ ہے اس کام کے لیے، اشتہار بازی کے لیے، اخبار میں اشتہار دینے کے لیے، تندوروں کے بارے اشتہار دینے کے لیے، ٹیلی ویژن پر اشتہار دینے کے لیے، چینلز پر اشتہار دینے کے لیے اربوں روپیہ ہے۔ لیکن باقی کہہ رہے ہیں جی کہ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کہہ رہے ہیں اچھا انہوں نے کیا ترقی کرنی، کیا منصوبہ بندی کرنی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی تمام اخراجات ادھار لے کر رہے ہیں، پاکستان کو اگلے 3 سال میں 70 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ 24 ارب روپے آپ نے ویسے ہی دے دیا ہے، مزید دیں، لوگوں میں بانٹیں، تقسیم کریں، مزید اشتہارات دیں۔ تو یہ ان سے اب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، اس وجہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں جھنجھلاٹ میں اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی کہ کچھ ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ وہ فل کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اجلاس بلایا گیا، وہ سارے ججز، اب تو چیف جسٹس عامر فاروق بھی ان 6 ججز کے ساتھ مل گئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا ایک موقف ہوگا، کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ایک موقف جی سپریم کورٹ میں بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو خبر کنفرم کر رہا ہوں، اندازہ لگائیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب سے 6 ججز کا خط آیا اس کے بعد سے جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس آپ سائفر کیس میں دیکھ لیں، وہ سن رہے ہیں، دیگر کیسز میں آپ دیکھ لیں ان کا رویہ کس طرح سے بدلا ہوا ہے، جبکہ سب کچھ پہلے بھی ججز ان کو بتا رہے دھمکایا جا رہا ہے، لیکن اب پبلک ڈومین میں آ گیا معاملہ، پبلک پریشر اتنا ہو گیا ہے، وکلاء کا پریشر اتنا ہو گیا ہے، سول سوسائٹی کا، سب کو پتہ لگ گیا کیا ہو رہا ہے، تو اب وہ بھی معاملہ جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑی دلچسپ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو شناخت ہی پی ٹی آئی ہے، تو جو عمران خان کہیں گے وہ کریں گے، اگر بلا لیا تو سیاست کریں گے، پارٹی میں آئیں گے، نہیں تو گھر بیٹھے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے، اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمان مل گئے تو حکومت 3 ماہ میں ختم، عمران خان کو دیوار سے لگا کر کیسے ملک چلائیں گے؟ اور اب کہیں کہیں ان کو ریلیف دینا پڑ رہا ہے، اس میں مجبوری نظر آ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ کا نام تو نہیں ECL سے نکالا گیا، لیکن ان کی کابینہ کے جو لوگ تھے ان کے نام نکال دیے گئے ہیں، اور ان میں کئی بڑے بڑے نام ہیں جی، ان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب اور نام ہیں سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان مراد سعید کا نام بھی نکال دیا گیا ہے، پرویز خٹک، شفقت محمود، ان کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ ان میں اجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اعظم سواتی کے نام بھی شامل ہیں، اسد عمر، عمر ایوب، محبوب سلطان اور فواد چودھری کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فروغ نسیم، شیری مزاری اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں، ان کے نام 9 مئی کے تناظر میں اور اس کے علاوہ دیگر کیسز میں ڈالے گئے تھے، تو ان کے نام بھی نکالے گئے ہیں۔ اچھا، آخر میں جناب یہ خبر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا پاکستان کو ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں سے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ، کہ بھائی دھیان کرنا نہیں تو پابندیاں لگا دیں گے۔ اب ان کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا نہیں حضور، بس یہ تو ہم بس ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ صحیح طرح کو میڈیا میں پریزنٹ بھی نہیں کر پا رہے کہ ایران کا جو دورہ ہے وہ بھی پنجاب سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی ان سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جناب مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، آخر میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب جن کے وینٹیلیٹر ان کو لگے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ڈیٹیل ہے کہ پاکستان پر
इंसानी हुकूक पामाली के संगीन अमरीकी इल्ज़ामात हुकाम को सज़ा नहीं मिलती। महकमा खारजा की रिपोर्ट में सियासी कैदी, जबरी गुमशुदगियाँ, मुलजमान के रिश्तेदारों को सज़ाओं का जिक्र किया गया है और इसमें जनाब इंसानी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। और ये रिपोर्ट है जी महकमा खारजा की अमरीका के। अब आप ये देख लीजिए कि ये इनको दिखाया जाएगा बिल्कुल उस तरह जिस तरह IMF की तरफ से कह दिया गया जी आप जंग ज़दा ममालिक में शामिल हैं। अमेरिका जो है अपना प्रेशर इन पर बढ़ा रहा है, IMF अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, तो वो फिर अपनी मनमाने के लिए, तो इनसे हर कोई अपनी मनमाने की कोशिश कर रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है वो जिस तरह जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं कि अच्छा कुछ करेंगे, अब उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा का फ्यूचर बनाना है एज अ हुक्मरान। वो कोई सेंटर की तरफ नहीं देख रहे और ये बात भी कही जा रही है कि शायद अगले 2 महीने तक शहबाज शरीफ को मजबूर कर दें नवाज़ शरीफ की हुकूमत छोड़ दें, निकल आए विफाकी हुकूमत, क्योंकि जो IMF के साथ मामला तय होने हैं, जो महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, जो मज़ीद आ रहा है, वो इनको बहा ले जाएगा। पहले ही इनकी सियासत ख़त्म हो रही है, तो ये चाहते हैं पंजाब पर फोकस करके ये रोटी 4 रुपये सस्ती करके और इस तरह का दिखावा कर करके ये DGPR सेक्रेटरीतात बदल के कोई इमेज बिल्डिंग करके तो हम पंजाब को मजबूत करके साल 2 साल बाद इलेक्शन में जाकर फिर हम कोई अपने आप को रिवाइव कर सकें, क्योंकि इनको भी पता है मैन्युफैक्चर्ड हैं, इनको वोट मिले नहीं हैं, तो इस तरह तो हुकूमत चल नहीं सकती। तो फिर हम कुछ शायद बेहतर कोई अपना रिवाइवल कर सकें कि मरीम के आगे कोई चांस बन सके, वरना आप तो साफ सफाया ख़त्म कहानी इनकी। इस वजह से वो ये चाह रहे हैं। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि अगर सेंटर से ये छोड़ते हैं तो पंजाब भी जाता है, मसला यही है। और ये बात तो सबके सामने है कि यही कहा गया कि जी अगर आपने विफाकी हुकूमत नहीं लेनी तो फिर पंजाब भी नहीं आपको मिलेगा, तो फिर तब डील हुई। तो हर दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब डील से निकलेंगे तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अब वहाँ पेट्रोल महंगा, गैस, बिजली, हर चीज़ महंगी होगी और नवाज़ शरीफ साहब ये प्रेजेंट करना चाहें नहीं वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, यहाँ 4 रुपये रोटी सस्ती करें तो ये हमारी हुकूमत है, तो ये तो चल नहीं सकता। और विफाक से निकल कर को पंजाब में आप गवर्नमेंट करवा लें, ये भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा बुरे फंस गए हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा। जब ये खुद हुकूमत सेंटर में करना नहीं चाह रहे तो इनसे पंजाब क्या चलेगा। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी के बल बोते पर या जिस तरह माजी में चलाते रहे हैं हुकूमत, जो मरीम साहबा को बड़ा को ट्रेंड कर देंगे, नवाज़ शरीफ साहब क्या ट्रेंड करेंगे। उन्होंने हमेशा यही देखा है कि किस तरह से यहाँ से बाहर महल्लात बनाने हैं, लंदन फ्लैट्स किस तरह बनते हैं, एवन फील्ड फ्लैट्स किस तरह बनते हैं, पनामा में किस तरह कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, किस तरह फिर हमने कहना है कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, ये सब किस तरह करना है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किस तरह करना है। यानी ये दुनिया न्यूज़ में खबर छपी थी अखबार में कि 2008 से 18 तक ये जो शरीफ ख़ानदान है ये इतना शरीफ है कि इस कौम को, इस गरीब कौम को लगभग 10 अरब रुपए में पड़ा है इनका जो प्रोटोकॉल, इनकी सिक्योरिटी और ये सब कुछ 2008 से 18 तक आप अंदाज़ा लगाएं। और ये कोई 9 अरब 60 करोड़ का, मुझे जो एग्जैक्ट फिगर है वो यही था शायद, क्योंकि हज़ारों पुलिस एहलकार की ड्यूटी पर होते थे। नवाज शरीफ साहब के लिए भी होते थे जब वज़ीर आज़म थे, तब तो है ही है, उसके अलावा भी फिर रायमंड के घर अलग हैं, फिर मॉडल टाउन में घर अलग हैं, दफातर अलग हैं, फिर चाहे शहबाज शरीफ साहब की जितनी भी बेगमात हैं उनके लिए भी, उनके बेटे हैं हमजा शहबाज, उनके लिए भी अलग अलग घर हैं। तो वो सब घरों पर जनाब उनके बच्चों के लिए, सबके लिए सिक्योरिटी अलग है, बाड़ लगानी है, फलां करना है, वो सब खर्चा, और गाड़ियाँ, उनका पेट्रोल और वो सारा कुछ। तो ये चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। इसके बलबूते पर ये समझते हैं कि जनाब इसी तरह आगे चल कर हम हुकूमत मज़ीद चला लेंगे, तो ये हो नहीं सकता। ऐसा अब नहीं, अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब एक तस्वीर आती है जिससे मैंने आपको बताया, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक वीडियो आती है और वो सारी इनकी पब्लिसिटी को बहा कर ले जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।